हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम जैसा कि आप जानते हैं अध्याय 1 जो है क्लास 10th जो बोर्ड है हमारी कक्षा 10वीं है उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इस चैप्टर को हम वन शॉट में करने की कोशिश करेंगे और अगर नहीं होगा तो इसको हम दे देंगे नाम पार्ट 1। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में हम पहला जो चैप्टर है अपना 10th का, उस 10th के पूरे चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो हम जानते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले रासायनिक समीकरण की बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि कितने प्रकार हैं। और बच्चों, इस वीडियो में हम 8 प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है उनके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे बच्चों दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। और 2 प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो होता है बच्चों संक्षारण और दूसरा होता है विकृत गंधिता। तो 2 क्या है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। तो इन सब की इस वीडियो में हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये वन शॉट है जो लंबा हो सकता है, 40-50 या 1 घंटे का हो सकता है वीडियो। तो आप अंत तक बने रहें, आपके जो पहला चैप्टर है उसको रिवीजन कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, हम सबसे पहले जो हमारा पेज है उसकी तरफ चलते हैं बच्चों। पहले पेज की तरफ चल रहे हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया। क्या देख रहे हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों कोई पदार्थ है उसका एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है और उसके जो रासायनिक गुण है या जो लक्षण है वो चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ बच्चों किसी एक या अधिक पदार्थों का दूसरे पदार्थों में बदलना, यानी कि मान लीजिए एक पदार्थ है A और ये जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बदलता है बच्चों B पदार्थ में। किसमें बदल रहा है? पदार्थ A बदल रहा है B में। तो किसी एक या अधिक पदार्थों का एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, दूसरे पदार्थों में बदलना जिनका संगठन क्या हो जाए बच्चों? भिन्न हो जाए। जिनका संगठन और जो गुण है वो क्या हो जाए बच्चों? भिन्न हो जाए, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब पदार्थ A किस में बदल गए बच्चों? B में। और इसके जो रासायनिक गुण है क्या है बच्चों? रासायनिक गुण कह दीजिए, भौतिक अवस्था कह दीजिए, और इनकी जो क्या है बच्चों संगठन है, ये दोनों क्या हो जाए बच्चों? चेंज हो जाए। तो इसको हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है भोजन का पाचन, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना और श्वसन। ये आदि जो एग्जाम्पल हैं बच्चों, ये किसी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे कि दूध है, अब दूध से क्या बन जाता है बच्चों? दही का निर्माण होता है। अब देखिए दूध और दही में क्या अंतर है बच्चों? तो दूध क्या है बच्चों? एक तरल माध्यम में होता है, जबकि दही एक अर्ध तरल माध्यम में होता है। तो गुण चेंज हो गए बच्चों, संगठन में चेंज आ रहा है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि जिनका रासायनिक संगठन या संगठन और गुण भिन्न हो जाए उनको ही हम क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो निम्न गुण या लक्षण प्रकट होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो बच्चों हमें ये 5 लक्षण नजर आ सकते हैं। वहाँ पर क्या आ सकते हैं बच्चों? हमें वहाँ पर 5 लक्षण नजर आ सकते हैं। कौन कौन से सर? सबसे पहला जो लक्षण होगा बच्चों वो होगा अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि मान लीजिए कार्बन है, सॉलिड होता है बच्चों, ठोस होता है, इसको मैं वायु की उपस्थिति में जलाता हूँ, और वायु क्या है बच्चों? ऑक्सीजन यानी कि गैस है। इसको मैं जलाता हूं तो हमारे पास CO2 नामक क्या बनती है बच्चों? गैस बनती है। तो अवस्था में परिवर्तन, एक ठोस को मैंने वायु की उपस्थिति में जलाया है तो गैस का निर्माण हो रहा है बच्चों, यानी कि अवस्था में क्या हो गया बच्चों? परिवर्तन। तो पहला लक्षण क्या आएगा बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। दूसरा रंग में परिवर्तन। बच्चों आपको याद होगा जैसे लोहे पर जंग लगती है, लोहे पर जंग लगना, अब जंग लगती है तो बच्चों उस लोहे का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है, लाल भूरा हो जाता है। तो ये है बच्चों रंग में परिवर्तन। तीसरा है गैस का निकास। हम जानते हैं बच्चों कोई भी जब हम धातु लेते हैं, मान लीजिए हमने ली है जिंक, क्या ली है? जिंक, और इस जिंक को हम कहाँ डालते हैं बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं। तो आपको पता है क्या बनेगा बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन में नहीं बच्चों, हम डाल दें इसको कहाँ पर? जिंक प्लस H2SO4 डाल देते हैं बच्चों, क्योंकि गैस निकालनी है हमें। तो क्या बनेगा बच्चों? एक तो बनेगा हमारे पास ZnSO4,
जिंक सल्फेट प्लस जो यहाँ पर जो गैस है बच्चों वो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार हम कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकास होता है, रंग में परिवर्तन आता है, जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आता है। अगला है बच्चों तापमान में परिवर्तन। एक रिएक्शन पढ़ेंगे बच्चों हम, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब इसकी क्रिया जल से करवाई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है बच्चों, और इस क्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है बच्चों? ऊष्मा। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, ऊष्मा का निर्माण होता है। ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण बच्चों, किसका? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया का, यानी कि तापमान में यानी कि ऊष्मा में परिवर्तन आ जाएगा। और पांचवा आएगा बच्चों अवक्षेपण। जब कोई अभिक्रिया में अवलेय पदार्थ बनता है तो उस अभिक्रिया को कहते हैं हम अवक्षेपण। तो हमें 5 लक्षण दिखाई देंगे बच्चों, कितने? 5। कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा, गैस निकलेगी यानी कि उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन और अवक्षेपण। इनमें से यदि आपको पांचों नहीं 1-2 भी अंतर दिखाई दे रहे हैं तो वहां पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है बच्चों। ठीक, अगले पेज की तरफ चलते हैं बच्चों हम। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के हम ले रहे हैं बच्चों उदाहरण। क्या ले रहे हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया के हम उदाहरण ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण, तो पहला है बच्चों मैग्नीशियम रिबन का दहन। क्या है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन का दहन। आपको ये क्लियर नहीं है बच्चों? 1 मिनट रुके बच्चों, ये इतना क्लियर आपको नजर नहीं आ रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहला उदाहरण क्या है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन का दहन। अब देखिए बच्चों हमने क्या लिया है, एक मैग्नीशियम का रिबन लिया है और उसे चिमटी की सहायता से पकड़ लिया है, और इस रिबन का हम बर्नर की सहायता से, ये जो बर्नर है बच्चों उसकी सहायता से हम इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, यानी कि जला रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, जब इसको बर्नर की सहायता से जलाया जाता है तो एक हमें राख बनती है, और इस राख को बच्चों हमने कहाँ लिया है? एक जो वॉच ग्लास है, ये लिखा हुआ है बच्चों वॉच ग्लास, और यहाँ पर जो राख बन रही है बच्चों किसकी है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। और ये क्या है बच्चों? मैग्नीशियम रिबन, ये है चिमटा, और चित्र के नीचे लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। और बच्चों ये चित्र आपसे पूछा भी जा चुका है। अब देखिए बच्चों इसकी मैं रिएक्शन लिखूंगा, मैग्नीशियम जो रिबन है उसके दहन की मैं अगर रिएक्शन लिखूं तो ये होती है बच्चों, ये मैग्नीशियम है प्लस इसका दहन करवा रहे हैं, इसका मतलब ये है बच्चों इसको वायु की उपस्थिति में गर्म किया जा रहा है या जलाया जा रहा है। तो बच्चों हमारे पास क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये मैग्नीशियम जो है बच्चों, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है ये बैलेंस नहीं है, तो मैं बैलेंस करने के लिए क्या करूंगा बच्चों? तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु है बच्चों? 2, जबकि यहाँ पर कितना है? 1 है। तो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ बच्चों? 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाती है। अब मैग्नीशियम कितनी हो गई बच्चों? इधर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा देता हूँ बच्चों? 2 लगा देता हूँ। इस प्रकार हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों हम क्या करते हैं, जो इसका बच्चों प्रयोग दे रखा है हमारी बुक में, तो इस प्रयोग को हम पूरा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इतना इस वीडियो में टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैं शॉर्ट में समझा देता हूं बच्चों कि एक मैग्नीशियम का हम फीता लेते हैं, रिबन लेते हैं, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं यानी कि जलाते हैं। जलाने पर क्या होगा बच्चों? उससे एक राख का निर्माण होगा और ये चमकदार श्वेत ज्वाला के साथ या चमकदार ज्वाला के साथ जलता है, और इसकी जो राख बनती है बच्चों उसको वॉच ग्लास में इकट्ठा करते हैं, और इसका बाद में हम परीक्षण भी कर सकते हैं कि जो ऑक्साइड है वो अम्लीय है या क्षारीय है। इसी प्रकार बच्चों दूसरा जो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन गैस का निर्माण। क्या है बच्चों? हाइड्रोजन गैस का निर्माण। अब इसमें क्या लिया है बच्चों? हमने एक फ्लास्क लिया है। क्या लिया है बच्चों? एक फ्लास्क लिया है। फ्लास्क में एक कॉर्क का टुकड़ा लगा हुआ है और कॉर्क के आर पार एक कांच की नली जा रही है बच्चों। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए मैं अगर रिएक्शन लिखूं हाइड्रोजन गैस का निर्माण, तो हमने लिया है इसमें दानेदार जिंक यानी कि Zn, जिंक लिया है धातु, और क्या लिया है बच्चों? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है बच्चों? H2SO4। तनु का मतलब क्या होता है बच्चों? पतला लिया है। तो इनकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो बच्चों हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, और दोनों को लिख देंगे ऐसे कि ऐसे, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों। अब इसमें अगर मैं इनकी भौतिक अवस्था लिखूं तो ये होता है बच्चों जिंक सॉलिड। हाइड्रोजन जो हमारे पास जो अम्ल है वो होता है एक्वस यानी कि जलीय विलयन के रूप में होता है। यहाँ पर जो ZnSO4 मिलेगा बच्चों ये भी एक्वस यानी कि AQ लिखेंगे, और जो गैस है H2 वो हमने गैस लिख दिया हाइड्रोजन गैस के लिए। ठीक बच्चों, तो ये हमारे दोनों प्रयोग बुक में दिए हुए हैं। अगले पेज की तरफ चलते हैं बच्चों हम।
अगले पेज में है हमारे पास रासायनिक समीकरण। क्या है बच्चों? रासायनिक समीकरण। किस प्रकार लिखेंगे और किस प्रकार नहीं? देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का वाक्य के रूप में विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जैसे कि मैं बच्चों एक वाक्य लिखता कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, या मैं सीधा लिख दूं मैग्नीशियम, दोबारा लिखना पड़ेगा बच्चों, गलती हो गई, यहां पर लिख रहा हूं बच्चों मैग्नीशियम रिबन का दहन कराने पर मैग्नीशियम राख बनती है या मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों बहुत लंबी कहानी हो जाएगी वाक्य के रूप में अगर लिखूं मैं, तो मैंने लिखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को वाक्य के रूप में विवरण लिखें तो वह बहुत लंबा हो जाता है। अतः हम क्या करते हैं, शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ये लाइन आपको याद रखनी है बच्चों। सबसे सरलतम विधि क्या है? शब्द समीकरण के रूप में। जैसे शब्द समीकरण की हम बात करते हैं बच्चों, इसी को मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर क्या बनाया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये मैंने शुद्ध हिंदी में लिखा है इनको। अब हिंदी में लिखा है तो ये जो मेरे पास समीकरण बनी है बच्चों, इसको मैं शब्द समीकरण कहता हूं, क्योंकि इसको हमने लिखा है शब्दों में। क्या लिखा बच्चों? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा बच्चों उत्पाद में? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो शब्द समीकरण क्या है बच्चों? कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है, शब्दों में लिखना शब्द समीकरण कहलाएगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई थी, इसको मैंने शब्दों के रूप में लिखा है, तो ये जो समीकरण बनी है बच्चों, इसको हम कहते हैं शब्द समीकरण। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों में लिखने पर, कोई रासायनिक अभिक्रिया है उसको हिंदी में शब्दों में लिखने पर जो प्राप्त समीकरण होगी उसे हम शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन की अभिक्रिया मैंने बच्चों ये लिख दी है। मैग्नीशियम रिबन के जो दहन की अभिक्रिया है बच्चों, यहाँ पर वही जो हमने ऊपर लिखी है बच्चों, ये अभिक्रिया यहाँ पर यूं ही आ जाएगी। इस समीकरण को कहाँ लिख देंगे बच्चों? हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बना देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है बच्चों हमारे पास शब्द समीकरण। कौन सी है? शब्द समीकरण। अब हम चलते हैं बच्चों कि किसी शब्द समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है। कोई अगर हमें शब्द समीकरण लिखनी है तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? तो किसी शब्द समीकरण को निम्न प्रकार लिखा जाता है। सबसे पहले देखिए बच्चों, शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर लिखा जाता है। बच्चों हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए A प्लस बी, या हम पिछली बारी जो रिएक्शन है उसी को ले लेते हैं बच्चों। हमने लिखा था बच्चों मैग्नीशियम, क्या लिखा था बच्चों? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों ने मिलकर क्या बनाया बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया बच्चों। ठीक, अब देखिए बच्चों, हमने ये कहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं बच्चों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ या जो तत्व भाग लेते हैं उनको हम कहते हैं बच्चों अभिकारक या क्रियाकारक, या तो कह दीजिए इनको अभिकारक या कह दीजिए आप क्रियाकारक। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनता है बच्चों उसको कहते हैं हम उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। इसको कहते हैं रिएक्टेंट जो रिएक्शन में भाग लेता है, और इसको कहते हैं प्रोडक्ट जो उत्पाद बनता है। तो हमने लिखा है बच्चों कि किसी शब्द समीकरण में जो है वो अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन होता है। अभिकारक किस में चेंज होते हैं बच्चों? उत्पाद में। इनको कैसे दर्शाएंगे? इनको दर्शाते हैं बच्चों इनके मध्य में तीर का निशान लगाकर। क्या लगाएंगे बच्चों? हम तीर का निशान लगाकर इनको दर्शाते हैं। अब अभिकारक कैसे कहते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं, जैसे कि यहाँ पर ये दोनों हैं। उत्पाद किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो पदार्थ है उसको उत्पाद कहते हैं। पहला रूल याद हो गया बच्चों। दूसरा, अभिकारकों के बीच में प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें बाईं ओर लिखा जाता है बच्चों। अभिकारकों को कहाँ लिखते हैं? बाईं ओर, जबकि अगला पॉइंट रहेगा कि उत्पादों को कहाँ लिखेंगे? दाईं ओर। और अगर अभिकारक ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, तो इनके मध्य क्या लगाएंगे बच्चों? प्लस। और इसी प्रकार अगर उत्पाद भी एक से ज्यादा है तो उनके मध्य भी क्या लगा देंगे बच्चों? प्लस। उत्पादों के बीच भी प्लस का चिन्ह लगाकर इन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारक तो बाईं ओर लिखे जाएंगे बच्चों, उत्पादों को कहाँ लिखेंगे? दाईं ओर लिखेंगे। तीर का सिरा किधर लगाएंगे बच्चों? उत्पाद की ओर होता है, जो अभिक्रिया के होने की दिशा को बताता है। ये किसको दर्शाता है बच्चों? जो तीर का सिरा है ये हमेशा कहाँ रखेंगे अपन? उत्पाद की ओर रखेंगे, और ये किसको दर्शाएगा? इस अभिक्रिया के होने की दिशा को। ठीक है बच्चों, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं।
आगे चलते हैं बच्चों हम अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्या है बच्चों हमारे पास, रासायनिक समीकरण लिखना। अब देखिए कोई अभिक्रिया थी, उसको हमने शब्द समीकरण बना दिया। अब शब्द समीकरण से क्या कर रहे हैं बच्चों, हम रासायनिक समीकरण लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं बच्चों, रासायनिक समीकरण। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना और उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहा बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर मैं एक शब्द समीकरण लिख रहा हूँ जो हमने पिछली बार ली है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, और क्या बनाएंगे ये दोनों मिलकर, ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। फेमस समीकरण यही है बच्चों इस चैप्टर की। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमने देखा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित सभी अभिकारकों को तथा उत्पादों को, ये उत्पाद है, कोई रासायनिक अभिक्रिया उसमें अभिकारक होंगे और उत्पाद होंगे, इन दोनों को उनके प्रतीकों के रूप में लिखना। तो जैसे बच्चों मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, Mg, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है बच्चों, O2। ऑक्सीजन परमाणु कहता तो हम O अकेला लेते, लेकिन ऑक्सीजन अणु के रूप में पाई जाती है तो O2। फिर क्या कह रहा है बच्चों, उत्पादों को भी किसके रूप में लिखेंगे, हम प्रतीकों के रूप में लिखना। तो ये तीर का निशान मैंने लगा दिया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, MgO। ये कहानी हो गई बच्चों। अब क्या कह रहा है वो, उनकी भौतिक अवस्थाओं को प्रदर्शित करना। भौतिक अवस्था का मतलब है बच्चों ठोस, द्रव, गैस या जलीय विलयन के रूप में वो पाया जाएगा। तो मैग्नीशियम धातु है बच्चों, तो ये ठोस अवस्था में पाई जाएगी, ठोस को हम S से लिखते हैं। ऑक्सीजन बच्चों गैस है तो इसको G से लिख दिया। और MgO क्या बनेगी बच्चों, ये राख बनेगी। अगर हम, अब ये मिट्टी का तो है नहीं बच्चों, ये जो राख है, राख क्या होगी बच्चों, सॉलिड होगी। राख क्या होगी बच्चों, सॉलिड होगी। तो मैंने क्या लिख दिया है, S लगा दिया है बच्चों। क्या लगा दिया है, S लगा दिया है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ गया बच्चों, जो मैंने अब ये लिखी है बच्चों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, कोई रासायनिक समीकरण हो गई। क्या हो गई बच्चों, कोई रासायनिक समीकरण हो गई। तो इसको कहेंगे रासायनिक समीकरण। तो दोबारा देखिए बच्चों, कोई अभिकारक है, उत्पाद होगा, भाई कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक भी होगा, उत्पाद भी होगा, उनको उनके प्रतीकों के रूप में लिखना और प्रतीकों के रूप में लिखने के बाद उनकी भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना क्या कहलाएगा बच्चों, इसको कहेंगे हम रासायनिक समीकरण। और जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक, इनको क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक सूत्र कहते हैं, द्वारा रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त और उपयोगी बनाया जा सकता है। तो सरलतम विधि तो क्या है बच्चों, शब्द समीकरण के रूप में लिखना। और अगर उसे और संक्षिप्त बनाना है और उपयोगी बनाना है तो फिर हम किसका उपयोग करेंगे बच्चों, रासायनिक समीकरण का। ठीक बच्चों, आई होप क्लियर होगी चीज बच्चों। अब हम आगे चल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या करना है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं होती उसे कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि बच्चों इसी की बात करते हैं हम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू MgO। अब बच्चों यहाँ पर हम दोनों तरफ परमाणु की संख्या गिनते हैं। मैग्नीशियम कितना है बच्चों, 1 है। मैग्नीशियम कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो मैं यहाँ क्या लगा दूंगा बच्चों, 2 लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बच्चों, यहाँ पर मैं 2 लगा दूंगा। ये मैंने लिख दिया है 2। अब ऑक्सीजन की संख्या तो हो गई 2, लेकिन मैग्नीशियम की भी कितनी हो गई बच्चों, 2। तो फिर मैं मैग्नीशियम के आगे भी कितना लगा दूंगा, 2। इस प्रकार ये जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित है। लेकिन जो हम सीधा लिखा है केवल Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ये कैसी है बच्चों, संतुलित नहीं है। और जो संतुलित नहीं है उसी को हम कंकाली या ढांचा रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है बच्चों, तो जो प्रत्येक रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, जिसके अनुसार, अब ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है बच्चों, 9th में हम पढ़ के आते हैं कि इसके अनुसार द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब ये क्या है बच्चों, सीखिएगा। जैसे कि मैंने लिया बच्चों Mg प्लस O2 और क्या बनाया हमने प्रोडक्ट के रूप में MgO। मैंने इसको बैलेंस किया बच्चों ऐसे। अब ऑक्सीजन और जो मैग्नीशियम जो अभिकारक हैं, इनका हम क्या निकालते हैं बच्चों, द्रव्यमान निकालते हैं, इनका वजन निकालते हैं, भार निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, इनका जो भार आएगा, यानी कि अभिकारकों का भार आएगा
मान लीजिए इसका आया A और इसका आया B, तो इसका कितना आना चाहिए बच्चों C, और जो A प्लस B होगा बच्चों उसका मान C के बराबर आना चाहिए। A प्लस B का जो भार आएगा बच्चों वो C के बराबर आना चाहिए। तो फिर इसको कहते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है बच्चों, अब कैसे निकाला जाता है वो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इनका सबका मान हमें याद होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, क्योंकि वन शॉट के चक्कर में हम इसको लेंदी ज़्यादा कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इनका द्रव्यमान निकाला जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चों, एक परमाणु जो है उसका होगा 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32, तो इसका अकेले का कितना आ जाएगा 32। तो और इसी प्रकार हम मैग्नीशियम का याद करते हैं बच्चों, और इन दोनों के योग के बराबर किसका आ जाएगा, अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड का आ रहा है भार तो हम कह देंगे कि इनका द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन हो रहा है। और बच्चों हर एक रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है, और इसी कारण हम क्या करते हैं बच्चों, उसमें कुल जो द्रव्यमान है अभिकारकों का और उत्पादों का वो बराबर होता है, इसीलिए उसको हम क्या करते हैं बच्चों, बैलेंस करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, शॉर्ट वीडियो के चक्कर में बच्चों थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं। ठीक, अब हम चल रहे हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, अब देखिए बच्चों 8 प्रकार हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात करेंगे। कितने प्रकार की बच्चों, 8 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो 8 प्रकार कौन कौन से, सबसे पहला आ गया है बच्चों आपके सामने, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, या इसे कहेंगे योगात्मक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए संयोजन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। बच्चों A प्लस B है और मिलकर बना दिए C, तो 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं और एक उत्पाद है। अभी हमने इसी की बात की थी बच्चों, Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। ये क्या है बच्चों, 2 अभिकारक हैं, एक उत्पाद है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, संयोजन अभिक्रिया। जैसे कि कोयले, अब देखो एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं बच्चों वो मैं किताब के ले रहा हूँ, ठीक, हमारी बुक के। कोयले का दहन, कोयला बच्चों कार्बन होता है प्लस दहन करा रहे हैं तो बच्चों ऑटोमेटिक क्या लेंगे हम, ऑक्सीजन लेंगे। कोयले का दहन है तो कार्बन, कोयले में क्या होता है बच्चों, कार्बन होती है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन गैस है, दोनों का निर्माण, दोनों को हम क्रिया करवाएंगे तो CO2 नामक गैस बनती है। बच्चों सॉलिड से क्या बनी है, गैस, ठोस से क्या बनी है, गैस, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, अवस्था में परिवर्तन हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसी प्रकार हम जल का निर्माण की अभिक्रिया लेते हैं बच्चों, अगर H2 गैस लें प्लस ऑक्सीजन गैस लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस लेकर इन दोनों से हम जल का निर्माण करवा सकते हैं, और जल क्या होगा बच्चों, लिक्विड होगा, द्रव अवस्था में होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर तो यह अभिक्रिया बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु हाइड्रोजन के हैं, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, तो मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा बच्चों, 2 लगा दूंगा, जिससे ऑक्सीजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन अब कितने हो गए 4, तो मैंने हाइड्रोजन के आगे भी कितना लगा दिया 4। इस प्रकार ये हमारी जो समीकरण है वो बैलेंस हो जाती है। तो इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की मैं बात करूं तो बच्चों CaO, चूना जिसे कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, चूना या बिना बुझा चूना, क्या कहते हैं बच्चों इसको, बिना बुझा चूना या सीधा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है बच्चों, जब इसको हम कहाँ डालते हैं बच्चों, H2O, H2 क्या है बच्चों, लिक्विड है, द्रव है, इसमें डालते हैं तो बच्चों CaCO3, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको जल में डाल रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम मैं लिख देता हूं बच्चों, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों कोई भी धातु या ऑक्साइड किससे क्रिया करता है, जल से, तो अधिकांशतः क्या बनता है, कैल्शियम का, कैल्शियम का धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये किस अवस्था में होगा बच्चों, जलीय विलयन के रूप में होगा, तो मैंने लिख दिया AQ। ठीक है बच्चों, अब देखो अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, सीधी बात है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है, और इसको कहा था बिना बुझा चूना, तो इसको पानी में डालकर क्या कर देंगे बच्चों, बुझा हुआ चूना, क्या कहेंगे बच्चों, बुझा हुआ चूना। अब इसका यूज किस में करते हैं बच्चों, दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, आगे हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हमने किताब के लिए हैं, बुक के लिए हैं। कोयले का दहन है, जल का निर्माण की अभिक्रिया है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया है बच्चों। रिवीजन है इसलिए हम जल्दी चल रहे हैं। आगे देखिए, अब इसका प्रयोग हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। आपको चित्र इतना दिखाई नहीं देगा बच्चों, आपको किताब आपके साथ में रखनी है थोड़ी सी, अगली बार से कोशिश करेंगे और बेहतरीन चित्र लाएं, आपके लिए क्लियर हो, विजिबल हो। प्रयोग की बात करते हैं बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में बनने वाले बुझे हुए चूने, ये आगे बच्चों सूत्र, के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वायु में उपस्थित CO2 के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों,
पतली परत बना देता है। सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे दीवारों पर चमक आ जाती है। बच्चों ये रिएक्शन है CaO+, इसको कहाँ डाला हमने, वाटर में, और ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका यूज कहाँ किया जाता है बच्चों, इसको तो कहते हैं चूना, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना, इसको कहते हैं बिना बुझा चूना। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं बच्चों, दीवारों पर सफेदी करने में, दीवारों पर सफेदी करने में इसका यूज किया जाता है। अब बच्चों होता क्या है कि जैसे ही दीवारों पर सफेदी की जाती है, यहाँ लिखता हूं बच्चों, ये मैंने पुताई कर दी बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीवारों की सफेदी करते हैं बच्चों, तो वो जो हमने पोता है, कलर किया है, वो धीरे धीरे वायु में उपस्थित CO2 से क्रिया करेगा और ये बनाता है बच्चों CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कितने दिनों में बच्चों, तो दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है, जिसके कारण दीवारों पर क्या आ जाती है, चमक आ जाती है बच्चों। ठीक, ये देख लीजिए जल के साथ अभिक्रिया। इस रिएक्शन को हम दिवाली के टाइम पर हम अपने घरों में होता हुआ देखते हैं, और ये हाथ लगाकर ये चेक कर रहा है, क्योंकि इसमें से क्या निकली बच्चों, ऊष्मा बाहर निकली है, और ऊष्मा बाहर निकलती है तो बच्चों उन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। आगे चल रहे हैं बच्चों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा बच्चों, 25 मिनट का तो हो चुका है। देखिए अब है हमारे पास दूसरी अभिक्रिया, जिसका नाम है बच्चों संयोजन की उल्टी कौन सी होती है बच्चों, वियोजन। तो वियोजन अभिक्रिया या डिसोसिएशन अभिक्रिया। अब देखिए जैसे बच्चों पिछली रिएक्शन में हमने क्या कहा, A+B=C, ये C है बच्चों, A+B=C। अब इसमें क्या होगा बच्चों, C को मैं तोड़ूं तो ये बन जाएगा वापस A+B, तो इस अभिक्रिया को कहेंगे हम वियोजन अभिक्रिया। 3 प्रकार होंगी, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, वियोजन को ही बच्चों दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है, तापीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन। सबसे पहले हम तापीय या ऊष्मीय अपघटन की बात करते हैं, टेम्परेचर देकर, ताप देकर। तो यदि अपघटन की क्रिया ताप की उपस्थिति में हो तो इसे हम तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन कहते हैं। अब इसके 3 एग्जाम्पल है बच्चों, और ये तीनों एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये याद होने चाहिए। सबसे पहला बच्चों फेरस सल्फेट को गर्म करना। फेरस सल्फेट क्या है बच्चों, फेरस सल्फेट है हमारे पास FeSO4.7H2। अब ये बच्चों हमें पता है एक सूत्र में जितने जल के अणु होते हैं उसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। तो इसमें क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं बच्चों, 7। तो देखिए इसके जो क्रिस्टल है बच्चों हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग के। तो फेरस सल्फेट को गर्म करने पर क्या होगा, ये हमारे पास सूत्र है। इसको अगर हम गर्म करें बच्चों, ये गर्म करने के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज का चिन्ह बना देते हैं। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के ऊपर समीकरण के तीर लग रहा है, उसके ऊपर अगर त्रिभुज का चिन्ह बना हुआ है डेल्टा, तो उसका मतलब है बच्चों उसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो के क्रिस्टल कैसे होते हैं बच्चों, इसके क्रिस्टल हरे रंग के होते हैं, जिसे गर्म करने पर यह क्रिस्टलन जल का त्याग कर देता है। इस जल का त्याग कर देगा तथा क्रिस्टलन का जो हरा रंग था वो रंग गायब हो जाएगा। और ये आपके सामने बच्चों रिएक्शन लिखी हुई है FeSO4। ये क्या है, इसका क्रिस्टल हरे रंग का होता है, और ये क्या बना के देता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड प्लस साथ में SO2 प्लस SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो बच्चों इसको गर्म करने पर क्या बनाएंगे, Fe2O3 जिसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड, प्लस क्या बनेगी SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए बच्चों ये रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर मैं इसका चित्र बना हुआ है, और इसमें 2 चीजें आपको याद रखनी है, पेपर में नहीं आएंगे लेकिन देख लें कि जो गर्म किया बच्चों फेरस सल्फेट को, गैस का धीमे से अपनी नाक की ओर मुड़नी है। गर्म करते टाइम अपनी नाक की तरफ ले जाएंगे धीमे से। क्वेथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी की ओर नहीं करना है। ये क्वेथन नली है बच्चों, और इसमें फेरस सल्फेट के दाने पड़े हुए हैं, और ये बर्नर द्वारा इसको गर्म किया जा रहा है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली परख नली को गर्म करना और सूंघने की सही विधि यहाँ पर दर्शाई गई है, आप किताब में देख सकते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। किसका विघटन बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बच्चों, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका विघटन किया जाए तो विघटन करने पर या गर्म करने पर क्या होगा बच्चों, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, प्लस CO2 गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, CO2 गैस का निर्माण होता है। अब ये जो CaO है बच्चों, CaO को चूना कहते हैं या बिना बुझा चूना कहते हैं, अभी देखा था बच्चों, जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। तो इस चूने ये जो चूना है बच्चों, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है।
ये एग्जाम्पल नंबर क्या है बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 है। और इसी प्रकार यहाँ पर है एग्जाम्पल नंबर 3, लेड नाइट्रेट को गर्म करना। अब फिर से देखिए बच्चों, ये फिर से इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, यानी कि संयोजन तो याद हो कि ना हो, लेकिन वियोजन आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए भूरे रंग का धुआं उत्पन्न होता है। अब इसको मैं जब गर्म करता हूं बच्चों, ये देखिए रिएक्शन मैंने लिखी हुई है बच्चों, ये एरो का चिन्ह लगाया है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, PbNO3 हॉल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं बच्चों तो लेड का ऑक्साइड बनता है प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है प्लस ऑक्सीजन बनती है बच्चों। तो NO2 का यानी कि ये जो NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका जो धुआं है बच्चों वो भूरा धुआं होता है। कैसा होता है, भूरा धुआं होता है। ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये आपको देखिए बर्नर है बच्चों, ये परख नली ली है, परख नली में हमसे ये देखिए यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं भूरे रंग का धुआं यहाँ पर निकल रहा है। तो लेड नाइट्रेट का तापन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, किसका उत्सर्जन बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है। सबसे पहले क्या देखा बच्चों वियोजन में, वियोजन में हमने देखा है कि हमने फेरस सल्फेट को गर्म किया, SO2 SO3 और फेरिक ऑक्साइड ये तीनों बने। फिर हमने देखा वियोजन अभिक्रिया में दूसरा तापीय अपघटन में ही क्या देखा बच्चों, किसको गर्म कर रहे हैं हम, हमारा दूसरा जो उत्पाद है वो क्या है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट, जो पोताई में बना था, इसको गर्म करेंगे बच्चों CaO प्लस CO2। अच्छा ये CO2 गैस को हम बच्चों चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तीसरे एग्जांपल में क्या लिया बच्चों, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो भाई एक ऑक्साइड बनाए, क्या बनेगा, यहाँ पर लेड ऑक्साइड था तो लेड नाइट्रेट था तो लेड का ऑक्साइड बनेगा प्लस NO2 प्लस O2। अभी आपको याद रखनी है बच्चों, ठीक। आगे चलते हैं हम। अब पहला था बच्चों प्रकाश अपघटन, पहला था तापीय या ऊष्मीय अपघटन, दूसरा है बच्चों प्रकाशीय अपघटन। यदि अपघटन की क्रिया किसकी उपस्थिति में बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में। इसके दो एग्जांपल है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन किया जाए और सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन किया जाए। तो AgCl श्वेत रंग का होता है बच्चों, जो AgCl है श्वेत रंग का होता है और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका रंग गायब हो जाएगा बच्चों। श्वेत रंग का होता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दूसरा रंग का हो जाता है, क्योंकि यह वियोजित होकर सिल्वर और क्लोरीन देता है। तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड क्या है, AgCl, ये क्या है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड है। और क्या बनाएगा बच्चों ये वियोजित होकर क्या बनाएगा, Ag प्लस Cl2। अब बैलेंस आपको करना बच्चों, जैसे यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, तो ये आपकी जो अभिक्रिया है वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस अभिक्रिया, अब देखिए ये तो क्या है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का अपघटन। अब दूसरा ले रहे हैं अपन सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन। तो बच्चों इसकी रिएक्शन लिखी हुई है, सेम इसी की जैसे आने वाली है। यहाँ पर ब्रोमीन बन जाएगी बच्चों, जो सिल्वर थी वो सिल्वर आ गई, ये सिल्वर ब्रोमाइड, ये सिल्वर अलग और ये ब्रोमीन। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है उसमें इस अभिक्रिया का यूज होता है। और ये जो उत्पाद है बच्चों, इसका जो मेन अभिकारक है, इसका यूज इसमें किया जाता है। तो आपको दोनों तरीके से याद होनी चाहिए, किस अभिक्रिया का करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड का अपघटन, और अपघटन किसकी उपस्थिति में बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में। और किस उत्पाद का करते हैं या किस यौगिक का यूज करते हैं तो वो आ जाएगा बच्चों AgBr। ठीक है, 2 नहीं लगाना है बच्चों आपको, बोल 2 क्यों है, बैलेंस करने के लिए, तो 2 का यूज नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड जो है, ठीक है बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज हम किस में करते हैं, इस श्याम श्वेत फोटोग्राफी में करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, आगे देखिए विद्युत अपघटन लिखा हुआ है बच्चों, यानी कि तीसरा अपघटन जो है, तीसरा प्रकार का अपघटन। अब देखिए किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। कोई यौगिक लिया, उसका हमने विलयन अवस्था में लिया है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह विघटित हो जाता है, इसे विद्युत का अपघटन या विद्युत अपघटन कहते हैं। जल का विद्युत अपघटन बच्चों, अब देखिए जल का निर्माण कैसे किया था बच्चों, H2 प्लस O2 ने मिलकर जल का निर्माण किया था, और जल का जब विद्युत अपघटन कर देंगे तो वापस क्या बन जाएगी, H2 प्लस O2। क्या बन जाएगी बच्चों, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको, H2 में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो H2 प्लस O2 दोबारा निर्माण हो जाएगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस देखिए बच्चों 2 है, 1 है तो मैं क्या लगा दूंगा 2, ये 4 हो गए तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर क्या लगा दूंगा बच्चों 2। इस प्रकार बैलेंस हो जाएगा बच्चों। ये लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है। अब इसका एक्सपेरिमेंट किताब में यानी कि हमारी बुक में दिया हुआ है, लेकिन हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि शॉर्ट वीडियो है बच्चों। इसी प्रकार नमक का जो विद्युत अपघटन करवाएंगे तो बच्चों ये NaCl, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, इसमें टूट जाएगा। अब ये जो आयन बने बच्चों, ये आयन क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। ठीक, आगे चल रहे हैं बच्चों हम,
कौन सी अभिक्रिया आ गई बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। अगला इंपॉर्टेंट चित्र है बच्चों, ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये अगला एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विस्थापन अभिक्रिया। इसको आप लगा दीजिए इंपॉर्टेंट। अब देखिए बच्चों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कुछ नहीं है, विस्थापन में एक को हटाएगा दूसरा, बस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि बच्चों ए और ये बी और सी मिलकर एक यौगिक बना रहे हैं बच्चों। क्या बना रहे हैं? एक यौगिक। तो इसमें क्या होगा बच्चों, एक इसको हटा देगा, बी को हटा देगा और सी के साथ बॉन्ड बना के बी को अलग कर देगा। ये है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों, एक मोटा आदमी है, एक बेंच पर से उठकर जाएगा तो वहां से बेंच से पतले आदमी को हटा देगा। ये है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि मोटे आदमी ने पतले आदमी को क्या कर दिया? हटा दिया। तो अधिक क्रियाशील तत्व किसको हटा देगा बच्चों? कम क्रियाशील तत्व को। जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की क्रिया करवाएं तो क्या बन जाएगा बच्चों? अब इसमें आपको सीधा याद रखना है, जो सिंगल दिख जाए बच्चों इसको हटवा दो और इनको दोनों को जोड़ के इसको अलग कर दो। FeSO4 प्लस इसको अलग कर देंगे तो Cu, खत्म बेटा। इसी प्रकार इसकी बात करें Zn प्लस CuSO4, 4 नीचे लिख रहा है बेस में, तो इसको क्या करना है? इसको अलग कर देंगे और इसको इसके साथ लिख देंगे। तो CuSO4 प्लस क्या है, सॉरी गलती हो गई बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? ZnSO4, इसको मिलाना ना, तो ZnSO4 प्लस कॉपर। अब इसमें क्या करना बच्चों? इसकी क्रिया इससे करवा दो, इसको हटा दो, तो क्या बन जाएगा? लेड का क्लोराइड PbCl2 प्लस कॉपर क्या हो जाएगी बच्चों? अलग हो जाएगी। तो ये सभी कौन है बच्चों? विस्थापन अभिक्रिया। अब एक्सपेरिमेंट आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट है बच्चों, कॉपर सल्फेट का हम विलयन लेते हैं जो कि नीले रंग का होता है, 2 लोहे की कील इसमें अगर हम डाल देते हैं, कुछ देर बाद देखते हैं, 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद देखते हैं, तो जो विलयन है उसका रंग नीले से हरा हो जाएगा और जो कॉपर, जो लोहे की कील थी बच्चों, उस पर एक भूरे रंग की परत जमा हो जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आपको बुक से पढ़ना है। और ये जो विलयन, ये जो कलर है ये चेंज हो गया कील का भी और विलयन का भी, और ये हमने एक्सपेरिमेंट देखा। ठीक बच्चों, तो ये आपको रिएक्शन याद रखनी है, कोई भी 1-2 रिएक्शन आपको याद रखनी है। तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले बड़ी संयोजन, दूसरी बड़ी वियोजन, तीसरी बड़ी है विस्थापन। अब आगे चलते हैं। विस्थापन में क्या होगा बच्चों? मोटा आदमी पतले आदमी को भगा देगा। ये लीजिए बच्चों, यहां पर लिखा हुआ है बच्चों ये द्विविस्थापन, थोड़ा सा कट गया बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए बच्चों, द्विविस्थापन कितनी बार विस्थापन हो बच्चों? 2 बार, यानी कि आदान प्रदान कह दूं। जैसे कि मैं कहूं A और B की गहरी दोस्ती है और C और D की गहरी दोस्ती है, तो A जाए C को हटा दे। ठीक है बच्चों, A जाए किसको हटा दे? C, और ये किसको हटा दे? इसको किसको हटा दे, यानी कि आदान प्रदान हो जाए। तो अपन क्या बना देंगे बच्चों? A की दोस्ती करा देंगे C से और B की करा देंगे बच्चों D से। A की B से थी तो A की C से करा दी, और B की A से थी उसकी करा दी हमने D से, यानी कि आदान प्रदान 2 बार विस्थापन। तो बेरासायनिक अभिक्रिया, बे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के आयनों या घटकों का, या तो आयन कह दो या घटक कह दो, आदान प्रदान होता है। ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो लिखा हुआ है बच्चों। ये क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट। ये क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट है, और ये है बेरियम क्लोराइड। ये क्या है बच्चों? बेरियम क्लोराइड। अब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर बच्चों कुछ नहीं करना। ये सोडियम है, इसको पटक दो पीछे वाले के पास, इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के पास, इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के पास। तो बच्चों आपको याद करनी है मात्र BaSO4, ये BaSO4 मिल गया बच्चों, और NaCl, ये NaCl मिल गया, क्योंकि NaCl2 बनता बच्चों, 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? NaCl। ठीक बच्चों, यहाँ पर ये NaCl लिखा हुआ बच्चों, NaCl, ये कट गया है थोड़ा सा। इसी प्रकार देखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट है बच्चों अपने पास। क्या है? लेड नाइट्रेट और 2Ki। Ki का मतलब क्या है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। क्या है बच्चों? पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या हुआ? लेड का जो नाइट्रेट था, तो देखिए बच्चों ये आगे, ये इसका पीछे आई, तो लेड आयोडाइड बन गया। ये क्या है बच्चों? लेड आयोडाइड। और इसका आगे वाला क्या है बच्चों? के, इसका क्या है? नाइट्रेट, तो के नाइट्रेट, यानी कि पोटेशियम नाइट्रेट। ये हो गई बच्चों, इसमें कुछ नहीं है, आदान प्रदान एक्सचेंज करना है। इसी प्रकार बेरियम
क्लोराइड बन जाएगा, तो ये बेरियम क्लोराइड। इसी प्रकार यहाँ पर NH4 और ये OH2 ये बन जाएगा बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है बच्चों अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है बच्चों बेरियम क्लोराइड। इसका नाम लिख देता हूँ बच्चों बेरियम क्लोराइड। अब इसको ये क्या कर सकता है बच्चों एग्जाम में, इनको हिंदी में लिख के दे देगा, आपसे रिएक्शन बनवा सकता है, आपसे बैलेंस करवा सकता है, क्योंकि बैलेंस करवाने वाली खूब अपने आई हुई रिएक्शन है। ठीक बच्चों, यहाँ पर देख लेंगे बेरियम सल्फेट कहाँ है बच्चों, ये रहा हमारे पास बेरियम, अच्छा वो तो बनने वाला है, ये बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये है बच्चों हमारे पास सोडियम सल्फेट। इन दोनों को मिलाने के बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर बना है बच्चों बेरियम सल्फेट बना है, ये बेरियम सल्फेट है और सोडियम क्लोराइड बना है। इनका रिएक्शन में चित्र दे रखा है। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों। द्विविस्थापन हो गई बच्चों। अब है हमारे पास अगली रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीकरण एवं अपचयन। कौन सी बच्चों, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। और पहले हम देखेंगे बच्चों ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीकरण का मतलब सीधा सा एक ही याद रखिए, सबसे पहले तो ऑक्सीजन का जुड़ना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये आगे जाके 11 12 में बच्चों गलत साबित हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर हम ऑक्सीजन से नहीं देखेंगे, वहां पर हम ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था से देखते हैं। ठीक, या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, या फिर अब ऑक्सीजन क्या है बच्चों विद्युत ऋणी तत्व है, तो या तो ऑक्सीजन की वृद्धि कह दूं या फिर विद्युत ऋणी तत्व की कह दूं। अब हाइड्रोजन की कमी होगी, या फिर हाइड्रोजन क्या है बच्चों विद्युत धनी तत्व है, तो विद्युत धनी तत्व की कमी कह दूं। तो ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्व की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की या विद्युत धनी तत्व की कमी होती है, तो उसको हम कहते हैं बच्चों कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए कॉपर चूर्ण को गर्म करने पर, अब गर्म कर रहे हैं बच्चों, कॉपर चूर्ण को गर्म कर रहे हैं, गर्म किसकी उपस्थिति में करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है और काली परत जमा हो जाती है, जो कि कॉपर ऑक्साइड की होती है। किसकी काली परत होगी बच्चों, कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस और ये सॉलिड, काली परत। ठीक बच्चों, ये यहाँ पर कॉपर का चूर्ण है जिस पर काली परत जमा हो गई है। आगे चलते हैं बच्चों, लीजिए दूसरी अभिक्रिया आ गई बच्चों ऑक्सीकरण अपचयन में, अपचयन। अपचयन उसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें पहले क्या हो रही थी बच्चों, विद्युत धनी जो तत्व था उसकी पहले हो रही थी कमी, अब हो जाएगी उसकी वृद्धि। हाइड्रोजन जो विद्युत धनी तत्व है उसकी अब हो जाएगी वृद्धि। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी। और ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं हम रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो अपचयन। और वो क्या थी बच्चों, इनका उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगी ऑक्सीकरण यानी उपचयन। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या विद्युत धनी तत्व की क्या होगी बच्चों, अधिकता होगी। अच्छा, इनकी क्या होगी, ऑक्सीजन की विद्युत धनी तत्व की, विद्युत ऋणी तत्व की क्या हो जाएगी बच्चों, कमी। और हाइड्रोजन की या विद्युत धनी भाग की क्या हो जाएगी, वृद्धि। ठीक, जैसे कि अब हमारे पास क्या था बच्चों, Cu प्लस कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराई, क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। ये अभिक्रिया तो क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन है। क्या है ये, तो ऑक्सीडेशन। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि गर्म कॉपर ऑक्साइड के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी जाए, मतलब इसमें क्रिया करवाएं, इसकी क्रिया किससे, हाइड्रोजन से, तो उसकी सतह की जो काली परत है वो वापस कैसी हो जाएगी, भूरे रंग की हो जाएगी, क्योंकि कॉपर अलग हो जाएगा बच्चों और H2 और O मिलकर क्या बना देंगे, H2O, जल का वाष्प का निर्माण हो जाएगा बच्चों। तो ये अभिक्रिया क्या होगी बच्चों हमारे पास, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए ऑक्सीकरण जो अपचयन है, इन दोनों अभिक्रियाओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। तो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक का तो उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण होता है और दूसरा उपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए एक तो हमारे पास क्या है, CuO, जो हमने ऊपर देखी, CuO की अभिक्रिया किससे करवाएं, हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड कर दी जाए, तो H2 किसको लेके उड़ जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन को। तो ये हो गई Cu प्लस H2O। इसी प्रकार हम ले सकते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक का ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक अकेली रह जाएगी बच्चों और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो क्या हुआ है बच्चों, इससे ऑक्सीजन निकली है तो अपचयन, और इसमें आकर जुड़ी है तो इसका हो गया बच्चों ऑक्सीकरण। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए उसका ऑक्सीकरण, और जिससे ऑक्सीजन निकल जाए अपचयन। इसी प्रकार इसमें हम देखेंगे बच्चों, कॉपर ऑक्साइड से निकली है तो इसका क्या हो गया बच्चों, अपचयन। निकली है तो इसका क्या हो गया बच्चों, अपचयन। और हाइड्रोजन में जुड़ी है तो बच्चों इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ये आपको देख लेना है बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं बच्चों।
ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। अब देखिए, शोषी जिसमें अवशोषण हो, शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या है? जिसमें शोषण हो, और क्षेपी मतलब जिसमें क्षेपण हो। क्षेपण का मतलब होता है बच्चों उत्सर्जन। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। सभी के सभी वियोजन अभिक्रिया है बच्चों, तीनों वियोजन में, तीनों तापीय या ऊष्मीय कह दो। दूसरी थी हमारी विद्युत अपघटन या विद्युत वियोजन कह दो, और तीसरी थी हमारी बच्चों प्रकाशीय। तो तीनों की तीनों जो वियोजन अभिक्रिया है वो कहाँ गई? इसमें आ गई। शर्करा को जल में घोलने पर विलयन बनाने की जो क्रिया है वो भी कैसी है बच्चों? ऊष्माशोषी है। और N2 और O2 की क्रिया करवाएं तो NO का निर्माण होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का निर्माण होता है। इनको जो तीनों अभिक्रियाएं ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं? जिनमें उत्पाद के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन। अब बच्चों प्राकृतिक गैस में कौन होती है? CH4 बोले तो मेथेन। इसका दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनेगा? जब भी कोई मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन यानी कि कोई भी क्या आ जाए बच्चों, इस तरह का हमारे पास प्राणी आ जाए जो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन श्रेणी से संबंधित हो, ठीक बच्चों, यानी कि हाइड्रोकार्बन हो। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर यौगिक जो बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, ऑक्सीजन से क्रिया करवाएं या दहन करवाएं तो हमेशा याद रखना CO2 प्लस H2O बनेगा। ये देखा, आंखें मूझ के कर देना, CO2 प्लस H2O। तो ये प्राकृतिक गैस के दहन की रिएक्शन है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। प्रश्न आ जाए, प्राकृतिक गैस के दहन की रासायनिक समीकरण लिखो, ठीक बच्चों। श्वसन में क्या होता है बच्चों? हमारे पास जो ग्लूकोज होता है उसको तोड़ा जाता है, ग्लूकोज तोड़ा जाएगा, वही ऊर्जा प्लस CO2 प्लस H2O का निर्माण होता है। तो ये भी क्या है बच्चों? ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, क्षेपण हो रहा है, तो उसको कहेंगे अपन श्वसन। क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। वनस्पति द्रव्य यानी कि जो शाक सब्जियों का छिलका वगैरह है, इनको हम तोड़ते हैं, सूक्ष्मजीव तोड़ते हैं और विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं, तो इसमें भी ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्मा निकलती है तो ऊष्माशोषी क्षेपी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्माक्षेपी। और लास्ट है बच्चों हमारे पास अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ क्रिया करके एक अवलय पदार्थ, और इस अवलय पदार्थ को हम कहते हैं बच्चों अवक्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेप, PPT कहते हैं शॉर्ट में, जो विलयन में नीचे स्थिर हो जाता है, जैसे कि लेड नाइट्रेट। बच्चों लेड नाइट्रेट क्या है? PVN, अच्छे लिखता हूं बच्चों, क्लियर। लेड नाइट्रेट NO3 प्लस KI, पोटेशियम आयोडाइड। इसकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? लेड आयोडाइड। इसकी क्रिया हो गई बच्चों, क्या उत्पाद बनेंगे इन दोनों की क्रिया से? तो मैंने तो सीधा सा कहा है बच्चों आपको, इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के पास, और इसका पीछे वाला इसके आगे वाले के साथ, तो हम इसको बना देते बच्चों PVI। अब देखो इसकी संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 2, तो मैं इसकी लगा दूंगा PBI2, लेड आयोडाइड, और इसका आगे वाला इसके पीछे वाले के साथ, तो ये हो गया KNO3। क्योंकि ये 2 नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी संयोजकता कितनी आ गई बच्चों? 2। संयोजकता आप 9th में सीखते हैं, यहाँ सिखाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास रिएक्शन, बैलेंस आप कर लेना। तो ये है बच्चों हमारे पास 8 की 8 रिएक्शन है। अब ये वीडियो लगभग 47-48 मिनट का हो गया है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अगला एक पार्ट 2 लेके आएंगे। इसका क्या लेके आएंगे बच्चों? शॉर्ट वीडियो में पार्ट 2। इसमें हमें क्या पढ़ना है बच्चों? एक तो संचारण पढ़ना है, किसे कहते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता, और एक हमें पढ़ना है विकृत गंधिता। क्या पढ़ना है बच्चों? विकृत गंधिता। इसको हम किसी दिन शूट कर लेंगे अगर बच्चों की डिमांड होगी तो, वरना हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं बच्चों वेरी इजी हैं। संचरण क्या है? जैसे जंग लगना, जो पीतल के या कॉपर के बर्तन होते हुए उन पर हरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी पर काले रंग की परत चलना, ये सब संचरण है। विकृत गंधिता तो गंध और स्वाद का बिगड़ना, गंध और स्वाद का बिगड़ना किसके कारण? उपचयन के कारण। तो फिर हम क्या देखते हैं कि चिप्स की थैली वगैरह उसमें नाइट्रोजन गैस वगैरह भरी जाती है, लोहे वगैरह को पेंट करके रखा जाता है संचरण में, है ना। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज किया जाता है, जो है इनका यूज किया जाता है। तो ये बच्चों हमने एक वीडियो में सारी अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, इन सब के बारे में बात की है। शब्द समीकरण क्या है, कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, इन सब की बात कर लिए। अगली वीडियो में बच्चों अगले चैप्टर के साथ या फिर इसी चैप्टर के पार्ट 2 के साथ मिलते हैं। इसी प्रकार आपका प्यार हमारे साथ बना रहे और आपके दोस्तों को फायदा हो, इसलिए बच्चों उनके साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।